डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है टेंस। टेंस मींस काल। टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल। अब क्वेश्चन ये बनता है कि टेंस जो शब्द है, ये टेंस है क्या? टेंस किसे कहते हैं, या फिर टेंस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ये वर्ड, ये इसका ये वर्ड टेंस कहाँ से आया है? चलिए आज हम इसको सीखते हैं। ये टेंस the word tense of a verb shows the time of an action or event। यानी जो टेंस है, ये टेंस ऑफ the verb shows the time यानी जो ये वर्ड है टेंस, ये टाइम को शो करता है। किसके टाइम को शो करता है? ऑफ एन एक्शन और इवेंट। यानी काल वह शब्द है जो किसी क्रिया के द्वारा किए गए काम को, किसी क्रिया के समय को या किसी घटना के समय को दर्शाता है। टेंस ऑफ द वर्ड शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन और इवेंट। यानी काल वह शब्द है जो किसी क्रिया के होने या किसी घटना के होने के समय को दर्शाए, उसे हम टेंस यानी काल कहते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है प्यारे साथियों कि ये वर्ड टेंस जो है ये कहाँ से आया है, इस वर्ड की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? चलिए इसको भी हम सीख लेते हैं। The word tense comes from Latin tempus, टाइम। यानी प्यारे साथियों, टेंस वर्ड की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के टेम्पस से हुई है, जिसका मतलब टाइम होता है। यानी ये वर्ड जो टेंस है ये कहाँ से आया है? ये लैटिन भाषा के टेम्पस से लिया गया है। ठीक, इंग्लिश के जितने भी वर्ड हैं या तो वो लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं या फिर ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए हैं। ठीक, तो इस प्रकार हम समझ लेते हैं कि टेंस शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के टेम्पस से की गई है। टेंस शब्द जो होता है वो किसी क्रिया के या किसी घटना के समय को दर्शाता है, इसे हम टेंस कहते हैं। इतनी सी बात आपके समझ में आ गई होगी, क्योंकि टेंस के बारे में हर बच्चे को थोड़ा बहुत मालूम अवश्य ही होता है, लेकिन बहुत ही कम बच्चे जानते हैं कि ये टेंस शब्द है क्या, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है। मैं समझ रहा हूं आपकी समझ में आ रहा होगा। ठीक, आप इसे नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो जी। जी डन। आगे बढ़ते हैं। 10 देयर आर 3 मेन टेंसेज। टेंस 3 होते हैं, द पास्ट टेंस, द प्रेजेंट टेंस, द फ्यूचर टेंस। बट एवरी टेंस हैज 4 पार्ट्स: इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। यानी यही प्रेजेंट के हैं, यही पास्ट के हैं और यही फ्यूचर के हैं। टेंस कितने होते हैं प्यारे बच्चों? देयर आर 3 मेन टेंसेज। There are 3 main tenses। मुख्य रूप से टेंस 3 होते हैं। मुख्य रूप से टेंस 3 होते हैं। The past tense, the present tense
एंड द फ्यूचर टेंस। एंड द फ्यूचर टेंस। इस प्रकार काल शब्द तीन हो जाते हैं, द पास्ट टेंस यानी भूतकाल, द प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, द फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। अब आप क्वेश्चन ये उठता है कि पास्ट टेंस किसे कहते हैं। पास्ट टेंस यानी पास्ट दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड, यानी पास्ट टेंस का मतलब होता है अब से पहले जो एक्शन हो गया, ठीक। द प्रेजेंट टेंस होज दैट इज हैपनिंग नाउ, यानी वर्तमान समय, वर्तमान काल, अब जो एक्शन हम कर रहे हैं या करते हैं। फ्यूचर एक्शन, द एक्शन विल हैपन इन फ्यूचर, इन फॉरवर्ड, जब कोई एक्शन आगे किया जाएगा। इस प्रकार प्यारे बच्चों टेंस हमारे तीन होते हैं। फिर से रिपीट करता हूं, द पास्ट टेंस, द प्रेजेंट टेंस, द फ्यूचर टेंस, ठीक। ये बातें तो आपको पहले से ही मालूम है। हम कुछ और आगे नया सीखने की कोशिश करते हैं। Every tense has four parts। प्रत्येक टेंस के चार भाग होते हैं। प्रत्येक टेंस के चार भाग होते हैं, जैसे इंडेफिनिट, जैसे कंटिन्यूअस, जैसे परफेक्ट, जैसे परफेक्ट कंटिन्यूअस। यही प्रेजेंट के हैं, यही पास्ट के हैं, यही पास्ट के हैं और यही प्रेजेंट के हैं और यही फ्यूचर के हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो इस प्रकार आपने देखा कि प्रत्येक टेंस के चार भाग होते हैं। यही पास्ट के हैं, यही प्रेजेंट के हैं और यही फ्यूचर के हैं। ये भी बात आपको पहले से ही मालूम है। थोड़ा सा और अच्छे समझ लेते हैं। तो ये टेंस के बारे में प्यारे बच्चों थोड़ी सी बेसिक नॉलेज थी जो हमें मालूम होना चाहिए। कोई भी हमसे पूछ सकता है टेंस के बारे में, तो हम सिंपली इनको बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। वैसे तो हिंदी में इसकी पहचान हम करते हैं इन वर्डों से, ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं आदि। हिंदी के इन वाक्यों से हम इस टेंस की पहचान कर लेते हैं कि ये हमारा प्रेजेंट टेंस है, ये हमारा वर्तमान काल है जी। सिंपल प्रेजेंट। अगर हम बात करते हैं इंग्लिश में इसकी पहचान कैसे करेंगे, तो प्यारे साथियों सीधी सी बात है, सिंपल प्रेजेंट का जो फॉर्मूला है वो ये है। हम पहले बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव की बात करेंगे पहले, हम बात करेंगे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस की यानी सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य जी। जैसे वह जाता है, तो इस सेंटेंस के लास्ट में जाता है, ता है आ गया है, तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस है।
इसके अंग्रेजी हम बनाएंगे प्यारे साथियों, सिंगुलर सब्जेक्ट विद सिंगुलर वर्ब। ही मीन्स होता है वह, जाने की होती है गो, लेकिन जब कार्य करने वाला सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तब उसके साथ आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। यानी सिंगुलर तब ये बनेगी जब इसमें आप ईएस ऐड कर दोगे इस तरह से, तो वह जाता है ही गोज। इस सेंटेंस को हम दोबारा रिपीट करते हैं, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। अब यहाँ पर इस सिंगुलर सब्जेक्ट के द्वारा कार्य हो रहा है जाने का, ये हमारी वर्ब है और ये हमारा डेस्टिनेशन है, सॉरी ये हमारी वर्ब है और ये हमारा डेस्टिनेशन है। ठीक, वह स्कूल जाता है। तो अंग्रेजी बनाने का फॉर्मूला क्या है? अंग्रेजी बनाने का फॉर्मूला है पहले सब्जेक्ट यानी डूअर, कार्य करने वाला सब्जेक्ट, फिर वर्ब और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट या फिर डेस्टिनेशन, जिसे हम कॉम्प्लीमेंट भी बोल देते हैं। ठीक, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट तो हमारा ही है और वर्ब हमारी गोल है, क्योंकि ही के साथ मेन वर्ब की फिर फॉर्म यहाँ पर आएगी। जिस वर्ब के लास्ट में एस या ईएस हम जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, वो बन जाती है मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। अब ही गोज वह जाता है, कहाँ जाता है? स्कूल, ये हमारा डेस्टिनेशन है। ठीक, ये हमारा डेस्टिनेशन है। ही गोज टू स्कूल। जब भी हम किसी स्थान को जाते हैं, जब भी हम किसी स्थान को जाते हैं या किसी जगह जाते हैं, तो उससे पहले हम टू का यूज अवश्य करते हैं, क्योंकि टू का यूज डेस्टिनेशन के लिए किया जाता है। जी, तो इस प्रकार आपने देखा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जा रहा है। अब इस सेंटेंस को थोड़ा सा एडवांस रूप में लेके चलते हैं। देखो, वह जाता है, ही गोज, वह जाता है, ही गोज, वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। सिंपली आपने इसकी अंग्रेजी बना दी, क्योंकि आपको पता है कार्य करने वाला जो हमारा डूअर है वो सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाता है। हम बात कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस की। जी, थोड़ा सा और इसको मैं एडवांस समझाने की कोशिश करता हूं, आप ध्यान देना। जी, इसको रब करना चाहता हूं मैं। वह खेलता है, वह खेलता है। सिंपली ही प्लेज, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, वह खेलता तो है। जी, अब इस सेंटेंस के अंदर एक नया मोड़ आ गया है। वह खेलता तो है, वह खेलता तो है, यानी वह खेलता है, जनरल बात है, सिंपल बात है, खेलता है। वह खेलता तो है, यानी यहाँ पे इसको एम्फेसाइज किया जा रहा है, यहाँ पे इस बात को जोर दबाव डाल के किया जा रहा है कि यहाँ पे वो खेलता तो है। इसका मतलब वह अवश्य ही खेलता है, वह जरूर खेलता है, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, वह खेलता ही खेलता है। यहाँ पर इस बात को जोर देकर किया जा रहा है। जब भी सेंटेंस में ये कंडीशन आ जाती है तो जरूर, अवश्य, जब भी सेंटेंस में कंडीशन आए तो समझ जाना कि वहां पर अपनी किसी बात के ऊपर जोर दिया जा रहा है। जी, तो वह खेलता तो है। अब इसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे? वह खेलता है, आपने सिंपली बना दिया ही प्लेज, लेकिन सेंटेंस क्या है? सेंटेंस है कि वह खेलता तो है। जब सेंटेंस में ये कंडीशन अप्लाई होती है तब हम टेंस के अनुसार, सेंटेंस के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार
हम उस टेंस में यूज होने वाली हेल्पिंग वर्ब का सहारा लेते हैं। जैसे वह खेलता है, तो इस सेंटेंस की अंग्रेजी बनेगी ही डज प्ले। ही डज प्ले, क्योंकि डू और डज ये दोनों ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जिनका यूज प्रेजेंट टेंस के लिए ही होता है। इन दोनों हेल्पिंग वर्ब का यूज प्रेजेंट टेंस के लिए किया जाता है। ही डज प्ले, जैसे इस सेंटेंस के अंदर तो आया, आपने सिंपल इसकी अंग्रेजी डज बना दी। ठीक, और समझिए, और समझिए। रामू एक पुस्तक पढ़ता है। रामू एक पुस्तक पढ़ता है, एक्शन करने वाला रामू है। क्या करता है? ये पढ़ता है। बच्चों, पुस्तक पढ़ने की अंग्रेजी होती है रीड, और हमने लगा दिया एस, क्योंकि यहां पर रामू है सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए वर्ब आएगी सिंगुलर। रामू रीड्स, क्या पढ़ता है? एक पुस्तक, यानी आ बुक। रामू रीड आ बुक, रामू एक पुस्तक पढ़ता है। तो इसकी अंग्रेजी सिंपली बना दिया आपने, रामू रीड्स आ बुक। अब हम इस सेंटेंस थोड़ा एडवांस लेते हैं। रामू एक पुस्तक अवश्य पढ़ता है, अवश्य पढ़ता है। जी भैया, रामू एक पुस्तक अवश्य पढ़ता है। अब यहां पे अवश्य तो जरूरी जैसी कंडीशन अप्लाई यहां पे हो गई है, क्योंकि यहां पर किसी बात को जोर दे के क्या कहा जा रहा है, यानी रामू के द्वारा जो काम होता है उस बात पे जोर दिया जाता है। रामू एक पुस्तक अवश्य पढ़ता है। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों, अवश्य की अंग्रेजी जो है हम कई तरीके से बना सकते हैं, लेकिन सिंपल तरीका यही है, रामू डज रीड अ बुक। इस सेंटेंस को हम ऐसे बोल सकते हैं, और इस वाले सेंटेंस को हम ऐसे भी बना सकते हैं, रामू डेफिनेटली रीड अ बुक। इस वाले सेंटेंस को हम ऐसे भी बना सकते हैं, रामू श्योरली रीड्स अ बुक, रामू डेफिनेटली रीड्स अ बुक, इसलिए रीड्स अ बुक। तो इस सेंटेंस को हम ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन सिंपल सी बात है, जब प्रेजेंट टेंस में किसी बात को जोर दे कहा जाए, वहां सब्जेक्ट के बाद में अब हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग करेंगे और सेंटेंस को सिंपली बना देंगे। जी, अगर सेंटेंस कभी कभी ये आ जाए, पूछ लेता है कोई भी आपसे, तो घबराना नहीं है, बिल्कुल बहुत सिंपली माइंड को कूल करके आपको जवाब देना है। रामू वास्तव में पढ़ता है, रामू वास्तव में पढ़ता है। देखो वही चीज है, घुमा फिरा के वही चीज आ रही है, रामू पढ़ता है, रामू वास्तव में पढ़ता है। तो रामू रीड्स, रामू पढ़ता है इंडीड, वास्तव में। इस सेंटेंस को आप ऐसे बना सकते हो। ठीक, आई बात समझ में? इससे आप ऐसे होते हो। तो पढ़ने की अंग्रेजी स्टडी भी होती है और रीड भी होती है। जब हम किसी पुस्तक को पढ़ते हैं तो हम इसका यूज करते हैं, और जब बात सिंपली एक्शन की आती है तो स्टडी का यूज करते हैं। इस सेंटेंस को हम ऐसे बना सकते हैं, रामू स्टडीज इंडीड, या फिर रामू डेफिनेटली स्टडीज, रामू डेफिनेटली स्टडीज।
तो घबराना नहीं है। इस प्रकार के सेंटेंस प्रेजेंट में अगर आए तो उनकी अंग्रेजी ऐसे ही बनानी है। तो प्यारे साथियों, आज आपने क्या सीखा? आपने देखा अगर किसी एक्शन में प्रेजेंट टेंस की किसी वाक्य में अनिवार्यता आ जाती है तो उसकी अंग्रेजी हम डू डस से बना देते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको और देना चाहूंगा। जी, तुम समय नष्ट करते हो। तुम समय नष्ट करते हो। अब यहाँ पे जो डूअर है वो सिंगुलर नहीं है, यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, यानी यू जो है ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसे हम प्लूरल सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक, यू वेस्ट, समय नष्ट करने की जो वेस्ट होती है, यू वेस्ट द टाइम, यू वेस्ट द टाइम, यू वेस्ट टाइम, सॉरी, यू वेस्ट टाइम, तुम समय नष्ट करते हो। यू वेस्ट टाइम, तुम समय नष्ट करते हो। तुम समय अवश्य नष्ट करते हो। ठीक, तुम समय अवश्य नष्ट करते हो। अब यहाँ पे अनिवार्यता आ गई है। You do waste time like this। तो यहाँ पे हेल्पिंग ऑफ यूज हमने कर दिया, यानी तो जरूरी, आवश्यक, ऐसी कंडीशन आने पर हम डू या फिर डज का यूज करते हैं। ठीक, डू आएगा प्लूरल के साथ और डज आएगा सिंगुलर के साथ, ध्यान रखना है। तो मैं समझ रहा हूँ ये टेंस आपके समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। इस वीडियो को आगे देखते रहना है। ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, आपकी समझ में आ रहा है टॉपिक, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।